सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों की। हालांकि राजा राम मोहन राय जो थे वो मुख्य रूप से एक सुधारवादी विचारक थे, यानी कि उन्होंने जैसे समाज सुधार के लिए कार्य किए या उन्होंने समाज की और दिशा सुधारने के लिए धार्मिक सुधार किए। तो राजनीतिक विचार भी उनके थे, लेकिन मूलतः वो ऐसे ही थे जो सुधारवादी विचारधारक थे। तो राजनीति के संदर्भ में गए तो उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपने विचार दिए। जैसे स्वतंत्रता के संदर्भ में उनके क्या विचार थे कि उन्होंने स्वतंत्रता के संदर्भ में, लिबर्टी के संदर्भ में क्या विचार दिए। सबसे पहले देखिए, राजा राम मोहन राय में ये कहें कि जो अगर उनका पॉलिटिकल जो थिंकिंग थी, वो पॉलिटिकल थिंकिंग मेनली कैसी थी? उदारवादी थी। वो लिबरल टाइप के थे। वो कैसे थे? उदारवादी। ठीक है। वो व्यक्ति के लिए बार बार एक बात तो करते थे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, समानता हो और न्याय हो। ये बातें वो हमेशा करते रहे। और जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति होने की वजह से उन्होंने वहां देखा कि जो स्वतंत्रता का एक विषय वहां पर उठाया गया है, तो वो विषय को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना और फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में उन्होंने तरफदारी की। और विचारों में अगर कहें, केवल ऐसे नहीं है कि व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया। व्यक्ति की स्वतंत्रता से मतलब था कि उसके जो भी विचार हैं वो उन विचारों को एक्सप्रेस कर सके, उन्हें अभिव्यक्त कर सके और इन विचारों की अभिव्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन ना हो, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ना हो कि उसे बोलने की स्वतंत्रता ना दी जाए। अब यहाँ पर वो बात रखते हैं कि कोई किसी भी व्यक्ति का कोई विचार है या किसी भी समाज का कोई विचार है, उसे रखने का जो मुख्य काम होता है किसका होता है? प्रेस का होता है। अब जब वो अपने प्रेस के संबंध में उन्होंने अपने विचार इसलिए दिए क्योंकि कुछ समय जीवन का उन्होंने पत्रकारिता को दिया था। तो वो जानते थे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे काम हो रहा है। तो वो ये चाहते थे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा महत्व देना चाहिए। और उसके साथ उन्होंने कहा कि अगर स्वतंत्र प्रेस हो और इसके पास अगर शक्ति हो तो जो सामाजिक स्थितियां हैं वो बदल सकती हैं। इसी के संदर्भ में उन्होंने 1823 में एक घोषणा पत्र दिया था सर्वोच्च न्यायालय में, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि अगर हम ऐसा करें कि प्रेस की स्वतंत्रता को मान लीजिए समाप्त कर दिया जाए, और प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त होते ही क्या होगा, वहां पर जो समस्याएं हैं, जो मांगे हैं वो बढ़ जाएंगी। क्योंकि प्रेस क्या काम करती है? लोगों के बीच में एक समन्वय बैठाने की कोशिश करती है और जनता के जो कष्ट हैं, अगर उनको स्वतंत्रता नहीं दी तो जनता के कष्ट कम होने की बजाय क्या होते रहेंगे? बढ़ते रहेंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि विद्रोह हो सकता है, क्रांति हो सकती है और लोगों में असंतोष बढ़ सकता है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए विद्रोह हो गया, अब अगर उस विद्रोह को या उस क्रांति को या उन उग्र विचारों को मान लो प्रशासन ने शक्ति के द्वारा दबा भी दिया, तो जनता हमेशा क्या करती रहेगी? विद्रोह करती रहेगी और जो भी प्रशासन की आज्ञाएं हैं उनकी अवहेलना करती रहेगी और लगातार संघर्ष में रहेगी और इससे समाज में आउटपुट नहीं आएगा। तो एक ऐसा घोषणा पत्र उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में दिया था। अगर वो ये कहते हैं कि मान लीजिए कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है या अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में नियंत्रण लगा दिया। ठीक है। अब इससे क्या होगा? जो भी वहां का शासक है, यानी जो भी प्रशासक है और जो जिस पर वो शासन कर रहा है, यानी जो प्रशासित है, उनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्शंस क्रिएट होंगे। ये बहुत ज्यादा घातक होंगे। ठीक हो गया। अब इससे क्या होगा? अगर प्रशासक यहाँ पर जनता की बात नहीं सुन रहा है जिस पे वो शासन कर रहा है,
तो इससे प्रशासक की एक छवि आएगी जिसे ये माना जाएगा कि जो शासक है वो कैसा है, अपने कर्तव्यों की चिंता नहीं कर रहा है और वो कर्तव्य विमुख है। ठीक है, अगर वो कर्तव्य विमुख है तो दूसरा ये मैसेज जाएगा कि वो जो भी उसकी जनता है, जो उसकी प्रजा है, वो प्रजा के जितने भी दायित्व हैं अपनी शक्ति के बल पर शासक के द्वारा या प्रशासक के द्वारा उनका हनन किया जा रहा है या उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। ठीक, अब विदेशी सत्ता के संदर्भ में कहें कि विदेशी सत्ता की निरंकुशता के निदान के लिए राजा राम मोहन राय मानते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता हो, ऐसा भी हो कि वहां पर निष्पक्षता हो और साथ ही साथ वहां पर एक भयमुक्त वातावरण हो जिससे एक ऐसे जनजीवन का निर्माण होगा जो गुणवत्तापूर्ण होगा, यानी कि जिसमें क्या होंगी, क्वालिटी होंगी जो गुणवत्ता पूर्ण होगा। तो इसलिए वो ये ऐसा मानते थे कि स्वतंत्रता के संबंध में विचार उनके प्रेस और अभिव्यक्ति से संबंधित मुख्यतः थे। वो चाहते थे कि यहाँ पर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। फिर दूसरा आता है, उन्होंने बात की न्याय की और समानता की। न्याय और समानता के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा? न्याय और समानता के संदर्भ में वो ये कहते हैं कि न्याय की उपलब्धि में ही क्या है, न्याय का एक औचित्य बनता है, यानी न्याय व्यापक उपलब्धि के लिए मान्यता मिले, इसके लिए वहां पर क्या होनी चाहिए, न्याय संस्थाएं होनी चाहिए, उनका एक प्रॉपर संगठन होना चाहिए और उस न्याय की एक प्रक्रिया होनी चाहिए और ये प्रक्रिया ऐसे हो जो जन कल्याण में वृद्धि करती हो, ना कि जन कल्याण को नुकसान पहुंचाती हो या उसे डराती हो। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो भी न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियां हैं उनको अलग अलग रखा जाए, न्यायिक शक्तियों को अलग और प्रशासनिक शक्तियों को अलग रखा जाए और ब्रिटिश संसद क्या करे, एक विशिष्ट प्रकार की समिति का गठन करे और उस विशिष्ट प्रकार की समिति के माध्यम से ही न्याय की व्यवस्था वहां पर की जाए। हालांकि इसके संदर्भ में जो उनके विचार थे, उन्होंने अपने विचार, उनकी एक रचना है, उनकी एक पुस्तक है, उसमें लिखे जिसका नाम है भारत में राजस्व व न्यायिक व्यवस्था। इसमें इसके संबंध में उनके विचार लिखे हुए हैं, विस्तार से उन्होंने अपने विचारों को यहाँ पर समझाया है। अब उन्होंने बहुत ही ऐसे प्रशासन के बारे में बात की है कि प्रशासन ऐसा हो जो न्याय को सर्वोपरि मानता हो और सबके साथ समान न्याय करता हो। शक्ति का क्या होना चाहिए, केंद्रीकरण ना हो, शक्ति पृथक्कृत होनी चाहिए, यानी कि शक्ति के विकेंद्रीकरण के विषय में वो बात करते हैं। ठीक है, व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सरल हो और सबकी पहुंच में अपनी बात कहना या अपनी बात को समझाना हो। साथ ही साथ कि जितने भी बहुत सारे लोग ऐसे भारत के अंदर भी हैं जो बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, तो जो अनुभवी हैं और जो अपने कार्य में पूरे तरीके से मैच्योर हो गए हैं, उन कर्मचारियों को उच्च पद दिया जाना चाहिए। ऐसी भी उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी कि उन कर्मचारियों को उच्च पद पर रखा जाए। अब न्यायिक औचित्य की रक्षा के लिए उन्होंने बार बार ये कहा कि जो कंपनी सरकार का अधिनियम है, कंपनी सरकार का अधिनियम जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी ईसाई पर मान लीजिए कोई मुकदमा चल रहा है तो उसकी जूरी में ना तो कोई हिंदू जूरी होगा और ना ही कोई मुस्लिम जूरी होगा, यानी कि कोई भी वहां पर उस जूरी का सदस्य ना तो हिंदू होगा ना मुस्लिम होगा। अगर ईसाई पर कोई केस चल रहा है तो उन्होंने इस बात का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि समानता है, अगर न्याय हो रहा है तो उसमें फिर हिंदू, मुस्लिम या ईसाई को नहीं देखना चाहिए, व्यक्ति की योग्यता और अपराधी को ही ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी पर भी जो भी जूरी के सदस्य उनको इस हिसाब से हटाकर और एक बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम उसमें नहीं रहेंगे।
फिर रही बात शिक्षा के संदर्भ में सुधार किया, क्योंकि उनके विचारों में उन्होंने अपना जो मुख्य केंद्र रखा था नारी शिक्षा को रखा था। नारी का जो सुधार था वो होना चाहिए, समाज में उसकी स्थिति बदलनी चाहिए। वो खुद बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, वो अरबी जानते हैं, फारसी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं। तो वो ये मानते थे कि अगर हमें आधुनिक भारत का निर्माण करना है और आधुनिक भारत की जो वर्तमान में अपेक्षाएं हैं या आवश्यकताएं हैं उसमें अंग्रेजी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी वो ये चाहते थे कि अंग्रेजी को एक ऐसी भाषा के रूप में माना जाए जो कि कार्यालय में या अन्य कार्यों में उसका महत्व बढ़े। उन्होंने 1816-17 में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना भी की थी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। उसके बाद 1822 और 23 की बात है, उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो अंग्रेजी भाषा को लेकर उनके महत्व की बात है कि वो अंग्रेजी को महत्व देते थे। और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे विचारकों के बातों से वो प्रभावित रहे कि देखो, हम पूर्वी शिक्षा के तो समर्थक हैं कि पूर्वी शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन पूर्वी शिक्षा के मुकाबले उन्होंने पश्चिमी शिक्षा की वकालत की। मतलब ये उनका एक जो रूप था वो थोड़ा सा अलग था। वो पूर्वी शिक्षा को महत्व देते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, पश्चिमी शिक्षा को उन्होंने वकालत की, यानी कि उन्होंने उसको प्रमुखता से माना। और उन्होंने अपने इन्हीं प्रयासों में या अपने इसी विचार को ध्यान में रखते हुए और इसे फलित करते हुए वो ईसाई मिशनरियों को यहाँ पर लेकर आए और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों को अलग अलग कार्य, यानी कि भारतीय शिक्षा क्षेत्र में उनकी एंट्री कराई। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा क्षेत्र में एंट्री का क्रेडिट एक बार को हम कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति हमारे बीच का हमारी बातों को थोड़ा सा कम आंकते हुए दूसरे की बात को स्वीकार्यता देगा तो लोग मोटिवेट होंगे और दूसरों को गैप मिलेगा। तो यहीं से क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों ने अपनी बात जब इन्हें समझाई तो ये ईसाई मिशनरियों को भारतीय शिक्षा क्षेत्र में लाने के लिए तैयार हो गए। फिर विचार आते हैं इनके राज्य के संबंध में। राज्य के संबंध में स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति बल दिया है और उन्होंने ये कहा है कि राज्य के हस्तक्षेप उतना ही होना चाहिए जो समाज का सुधार करे। और मतलब उन्होंने राज्य के हस्तक्षेप की लिमिटेशन करने की बात कही है कि वो कहते हैं, वो ऐसा मानते थे कि राज्य किसी भी व्यक्ति या किसी भी राज्य के हस्तक्षेप को लिमिटेड करना चाहिए। दो बातों का मुख्य रूप से ध्यान हो, एक तो वो समाज का सुधार कर रहा हो और साथ ही शिक्षा का पुनर्निर्माण कर रहा हो। शिक्षा का पुनर्निर्माण कर रहा हो यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं या कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, कुछ करेक्शन हो सकते हैं, तो वहां पर ये होने चाहिए। कई बार उनके विचार में ना समाजवाद की जो विचारधारा है उस विचारधारा का भी हमें पुट दिखाई देता है। ठीक है, उदारवाद तो है ही है, ठीक है, व्यक्तिवाद की भी वो बात करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, समाजवाद का भी पुट उनके विचारों में दिखाई देता है। वो ऐसा मानते थे कि राज्य व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उसके जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए ऐसे कानून बनाए कि व्यक्ति का जीवन या जो भी लोग हैं वो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर से उन्नति कर सके। ऐसे जीवन को निर्मित करने में राज्य की प्रमुख भूमिका है। अब राज्य क्या करेगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार करे, लोगों को शिक्षित होने के लिए वहां पर प्रेरित करे कि लोगों का शिक्षित होना कितना ज्यादा जरूरी है। फिर ग्रीन एक विचारक हैं जिनके विचारों का राजा राम मोहन राय पर इस संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में जो उनके विचार हैं उन पर बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। वो ग्रीन के प्रभावों से प्रभावित हैं और जब 1831 में
राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाते हैं तो उन्होंने सरकार के सामने 2-3 प्रस्ताव रखे हैं। पहला वो ये कहते हैं कि जो भी शिक्षित भारतीय हैं, भारत में पढ़े लिखे लोग बहुत थे, उन्होंने कहा कि जो भी शिक्षित भारतीय हैं उन्हें बड़े बड़े पदों पर लाया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को अलग अलग किया जाए, दोनों को एक ना रखा जाए। उन्होंने तीसरी बात ये कही कि जो दीवानी के मामले हैं वो दीवानी के मामलों में भारतीयों को पद दिए जाएं, यानी कि वहां पर भारतीयों को स्थान मिलना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि जब न्याय विभाग कोई भी अभियोग की जांच करे तो जांच जूरी करे, यानी कि जांच किसके द्वारा पूरी की जाए, जूरी के द्वारा पूरी की जाए। और किसानों को अपनी लागत, यानी कि जो जमींदार हैं वो किसानों पर लागत बढ़ाने का अधिकार था उनको, तो उन्होंने कहा जमींदारों पर, वो किसानों पर बढ़ी हुई लागत लगाने का अधिकार क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। उन्हें यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपने लागत को बढ़ा सकें। फिर बात आती है अंग्रेजी की। उन्होंने कहा फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को हम एक सरकारी भाषा के रूप में इस्तेमाल करें। शुरू में ही आ गया कि वो पाश्चात्य शिक्षा के तरफ थोड़े से मोटिवेटेड थे, उनका जो रुझान था उस ओर था। फिर अगर कानून बनाए जा रहे हैं राज्य के संदर्भ में, तो उन कानूनों को बनाने से पहले एक जनमत होना चाहिए और उसके बाद ही कानून बनाए जाएं। तो राज्य के संदर्भ में उनके विचार बहुत ही ज्यादा स्पष्ट हैं। वो एक ऐसे राज्य की कल्पना को लेकर या एक ऐसे राज्य के निर्माण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उस विचार के साथ कि जो राज्य सबके लिए जीवन सुखमय बनाने के लिए प्रयासरत हो। फिर बात आती है, अगर हम राजनीतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, राज्य संबंधी विचारों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनके आर्थिक विचारों की बात भी हम करेंगे, यानी कि उनके आर्थिक विचार कैसे थे। कॉर्नवालिस ने क्या किया? कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त स्थापित किया। स्थायी बंदोबस्त, अब स्थायी बंदोबस्त जब स्थापित किया गया तो बहुत सारे जो आर्थिक रूप से बुराइयां थी वो सामने आई। फिर भी अगर जनरली हम ये कहें कि जो आर्थिक विचार उनके हैं, वो आर्थिक विचारों के संदर्भ में वो किसी भी तरीके से सामंतवाद के विरुद्ध हैं, वो किसी भी तरीके का सामंतवाद को स्वीकार नहीं करते हैं और वो इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं। जनता का हित सर्वोपरि है उनके मस्तिष्क में। वो चाहते हैं कि ऐसी संकल्पनाएं हो जिससे केवल और केवल किसका हित हो, जनता का हित हो। अगर एक वो ऐसा कह रहे हैं कि या उनका एक ऐसा विचार है कि मान लो कोई गरीब किसान है, किसी गरीब किसान को जमींदारी और जो वहां पर सामंत हैं जो बहुत ज्यादा क्रूरता कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो उन सामंतों की क्रूरता से इन गरीब किसानों को मुक्त किया जाए, उनके टॉर्चर से उनको बचाया जाए। हम ऐसी व्यवस्थाएं करें और हम इन किसानों को भी आर्थिक रूप से मजबूत करें, क्योंकि सरकार जमींदारों पर अगर आर्थिक बोझ डालेगी तो वो अपनी उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन छोटे किसानों पर बोझ डालेंगे और जिसकी वजह से यहाँ पर इसका ही शोषण सबसे ज्यादा होगा। वो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति के पास एक व्यक्तिगत संपत्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी तो कई बार व्यक्ति समाज के प्रति अपने जो भाव हैं, अपने जो विचार हैं या अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको पूरा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी हमने पहले पढ़ा कि वो दयानंद सरस्वती जी के विचारों से प्रभावित थे, तो दयानंद सरस्वती जी भी क्या करते थे, यूरोपियनों से कभी नफरत उन्होंने नहीं की। दयानंद सरस्वती भी ये चाहते थे कि यूरोपीय भारत में आए, यहाँ रहें और पूंजी लगाएं, मतलब धन लगाएं, आर्थिक रूप से भारत को मजबूत करें और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और तब वो क्या करें, भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारें। और ऐसे ही कुछ विचार राजा राम मोहन राय के भी यहाँ पर थे। जितनी ये बातें हैं अगर इनको हम इवेल्युएट करें राजा राम मोहन राय के संदर्भ में,
देखिए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक युग का सूत्रपात करने का या आधुनिक युग के प्रणेता के रूप में या आधुनिक युग का पथ प्रदर्शक या पथ निर्माता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बाधाएं थी समाज में जिनको राजा राम मोहन राय ने दूर किया। जैसे भारतीयों को स्थान दिलाने की बात हुई और उन्होंने इस मानवता के संदर्भ में पूरा विश्वव्यापी सहयोग किया, और जो वर्तमान युग है वो वर्तमान युग उन्हीं आधारों को लेकर आगे बढ़ रहा है। मैकियावेली की जो विचारधारा है, जैसे मैकियावेली के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जो पश्चिमी विचारधारा है, पश्चिमी विचारधारा के आधुनिक युग के प्रणेता हैं ये कौन? मैकियावेली। ठीक है, तो उसी प्रकार जो भारतीय विचारधारा है या भारतीय समाज है उसके प्रणेता के रूप में कौन है? राजा राम मोहन राय। क्यों? क्योंकि उन्होंने सामाजिक सुधार किए, उन्होंने कुछ धार्मिक सुधार किए। हालांकि राजनीति में उनका बहुत ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने राजनीति के संदर्भ में अपने विचार सामने रखे, अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया और बहुत सी समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को उन्होंने हटाया, बंद किया, यानी कि उनको रोकने में उन्होंने पूर्ण प्रयास किया और काफी हद तक बहुत सारी कुप्रथाएं भी वहां पर हट गई, जैसे बहुपत्नी हो गया या सती प्रथा हो गया। तो ये बहुत सारी तरीके की प्रथाओं को हटाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक हो गया। राजा राम मोहन राय जो भौमिक हैं उनके बहुत ज़्यादा उत्साही समर्थक हैं, अधिकारों के लिए राजनीतिक आंदोलनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। वो एक तरीके के समन्वयवादी हैं, वो हर जगह कोऑर्डिनेशन बैठाने की विचार रखते हैं। पूर्वी भारत की बात करें ना, पूर्वी भारत में अंधविश्वास ज़्यादा था, लोग पढ़े लिखे कम थे, लोगों में अज्ञान ज़्यादा था, या सामाजिक रूप से लोग उतने ज़्यादा जागरूक नहीं थे। तो उन्होंने इन सब के विरुद्ध एक संघर्ष किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया। ठीक है, उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया एकेश्वरवाद का, और इस एकेश्वरवाद के माध्यम से ही उन्होंने समाज में सुधार किया और बहुत सारा कोऑर्डिनेशन बैठाने की वहां पर कोशिश की। तो अगर परंपरावादी क्षेत्रों में देखें इनको, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने राजा राम मोहन राय की आलोचना भी की है। फिर भी कंक्लूडिंग वे से अगर देखें तो जो आज का मॉडर्न भारत है, मॉडर्न इंडिया है, तो उस आधुनिक भारत के एक प्रमुख निर्माता के रूप में, भारत की जो सभ्यता है उसके विकास के रूप में, और यहाँ से बहुत सारी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के रूप में एक महत्वपूर्ण कड़ी है राजा राम मोहन राय, और इस रूप में इनको जाना जाता है। और इसी के आधार पर इनको आधुनिक युग का प्रणेता, पथ प्रदर्शक, पथ निर्माता ऐसा उपाधियां दी गई हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के बारे में, क्योंकि जो राजा राम मोहन राय को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उनके ब्रह्म समाज के बारे में भी हम जानेंगे। लगातार साथ बने रहें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।